नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है बाप को रोड पर पीटा जा रहा था तो बेटा आईपीएस बनकर पहुंचा और फिर जो लोग उसे पीट रहे थे उसका जो अंजाम था वो बहुत ही भयानक था। तो आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कलेक्टर साहब ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में कुछ गुंडों की भीड़ एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह से पीट रही थी। यह देख डीएम साहब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपने सर्विस रिवॉल्वर हाथ में लेते हैं, जिसको देखकर सभी गुंडे डर के वहां से भाग जाते हैं। उस बूढ़े युवक के शरीर पर बहुत अधिक चोट आई थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जब डीएम साहब उस बूढ़े आदमी के पास गए और उसका चेहरा देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डीएम साहब के पिताजी थे। यह देख डीएम साहब अपने बूढ़े पिता से कहते हैं, पापा आप और इस हालत में आखिर कैसे हुआ ये सब। दरअसल दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की, जहां पर एक सिविल इंजीनियर थे जिनका नाम अंकित था। अंकित की ज़िंदगी आम नहीं थी। अंकित ने खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह एक गरीब घर से था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उसको उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे और दोनों साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे। लड़की का नाम संजना था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि हर सच्ची मोहब्बत अक्सर आसान नहीं होती है। अंकित और संजना की ज़िंदगी में भी कई मुश्किलें आई। दरअसल अंकित नीची जात से था और संजना एक ब्राह्मण परिवार से थी, इसलिए संजना के घर वाले अंकित के साथ शादी करने के लिए हरगिज राज़ी नहीं हो रहे थे। लेकिन संजना अंकित को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। और फिर वे दोनों साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। दोनों साथ में ही कोचिंग जाते थे, कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे और दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि संजना के पेट में अंकित का बच्चा पनप चुका था। एक दिन संजना रोती रोती अंकित को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर अंकित भी शोक में आ जाता है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वे दोनों भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन अंकित कहता है पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। 2 महीने बाद ही इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा थी, जिसको पूरा करके वे दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उधर अंकिता और संजना के घर वाले उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। अपने घर वालों से भागते भागते अंकित और संजना काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने पुलिस का प्रोटेक्शन भी लिया। इसके बाद दोनों दिल्ली आकर रहने लगते हैं। अंकित जो कि सिविल इंजीनियर बन चुका था, वह अब छोटे मोटे काम करने लगा था। धीरे धीरे उसे भी अपने काम में बढ़ोतरी मिल रही थी और उधर संजना का बच्चा भी धीरे धीरे पेट में बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे 9 महीने बीत चुके थे। अब समय डिलीवरी का आया था। अंकित को संजना का फ़ोन आता है
संजना कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो अंकित दौड़ा दौड़ा घर चला आता है और अंकित संजना को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां संजना दर्द से काफ़ी बिलबिला रही थी। डॉक्टर कहते हैं संजना को लाने में देरी हो चुकी है, इसके लिए अब संजना का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंकित ऑपरेशन के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद संजना का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश संजना का बच्चा तो बन जाता है, लेकिन संजना नहीं बच पाती है। ऑपरेशन के दौरान ही संजना को हार्ट अटैक आ जाता है। संजना एक बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह देख अंकित बिलख उठता है। उसके जीवन में एक तरफ खुशी आई थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने सच्ची मोहब्बत को खो दिया था। जिस लड़की के साथ उसने पूरी ज़िंदगी बिताने की सोची थी, अब वह लड़की उसे छोड़कर जा चुकी थी। भगवान कभी कभी ऐसे ऐसे न्याय कर देता है कि इंसान का फिर भगवान से भरोसा भी उठ जाता है। इसके बाद अंकित जैसे तैसे अपने बच्चे को संभालता है। अंकित अपनी माँ को अपने पास बुला लेता है। उसकी माँ अपने पोते को संभालती है और उधर अंकित अपनी कमाई पर ध्यान देता है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अंकित को काम में काफ़ी बढ़ोतरी हासिल होती है। अब अंकित बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गया था। उसका बच्चा उसके लिए लकी साबित हो रहा था। धीरे धीरे अंकित लखपति और लखपति से करोड़पति बन चुका था और उधर उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब अंकित का बच्चा, जिसका नाम संजू था, अंकित ने अपने बच्चे का नाम उस बच्चे की माँ के ऊपर ही रखा गया था। अंकित अपने बच्चे से खूब प्यार करता था और संजू भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वह हर बार अच्छे नंबर लाकर परीक्षा में पास होता था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। समय आगे बढ़ता जा रहा था। समय के साथ साथ अंकित बुरी संगत में पड़ चुका था। उसका काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वह नशे और जुए का आदी हो चुका था। संजू अपने पिता को समझाता था कि पापा नशा मत करो, लेकिन अंकित अब नशे का आदी हो चुका था। वह समझाने से भी अब समझ नहीं रहा था। धीरे धीरे संजू की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी और उधर अंकित दिन प्रतिदिन नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त हो रहा था। उसके धीरे धीरे एक एक करके सारे काम छूटते जा रहे थे और वह कर्ज के तले दबे जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। आए दिन उसके घर पर कर्ज लेने वाले आते रहते थे और अंकित को धमकी देकर जाते थे और कहते थे कि अगर तूने कर्ज नहीं दिया तो तेरे बच्चे को उठाकर ले जाएंगे। कई गुंडे और बदमाश अंकित को रोज़ाना धमकी देकर जाते थे और कहते थे इतने दिनों में अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे बच्चे को और तेरे को उठाकर ले जाएंगे। समय आगे बढ़ रहा था और स्थिति दिन प्रतिदिन और ख़राब हो चुकी थी। उधर संजू अपनी 12वीं की परीक्षा दे रहा था और संजू पढ़ाई में हमेशा से तेज़ था और वह 12वीं की परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होता है। लेकिन एक दिन अंकित और संजू दोनों सो रहे थे, तभी बाहर कुछ गुंडे आते हैं और वे लोग घर पर हमला कर देते हैं और अंदर घुसकर अंकित को खूब मारने लगते हैं और कहते हैं मुझे 24 घंटों के अंदर पैसा चाहिए, वरना तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी हम मार देंगे। इसके बाद अंकित अपने बच्चे को कहता है कि बेटा संजू,
मेरे पास ये पैसे हैं, तू ये पैसे ले और यहाँ से कहीं दूर चला जा और अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर। तू अगर मेरे साथ रहेगा तो यह गुंडे तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संजू मना कर देता है। संजू कहता है, पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अंकित कहता है कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तू समझ है, तू कहीं दूर चला जा जहाँ पर तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और हो सके तो एक दिन एक बड़ा कलेक्टर बनना। और अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों वापस से मिलेंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो एक दिन मैं वापस तेरे पास लौट कर आऊँगा। लाख मना करने के बाद भी संजू को अपने पिता की बात माननी पड़ी। वो 5 लाख रुपए लेकर और अपना सारा सामान लेकर कोटा चला जाता है, जहां वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करता है। और ये जो 5 लाख रुपए थे उसके पिताजी और कुछ लोगों से उधार लेकर उसे दे देते हैं। इसके बाद संजू अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अब उसका संबंध अपने पिता से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मन में ठान लिया था कि अब उसे अपने पिता को उसने खो दिया है, क्योंकि उसके पिता नशे में ज़्यादातर लिप्त रहते थे। उसके पिता इतना नशा करते थे, यानी कि अंकित इतना नशा करता था कि अब उसके बेटे संजू को भी धीरे धीरे अपने पिता से नफ़रत हो रही थी। और यही नफ़रत उसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। अब संजू अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। संजू शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक दिन उसके कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा था, जहां पर कोटा के कलेक्टर साहब चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। वे वहां पर अपना स्पीच दे रहे थे, छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपने जीवन की गाथा सभी बच्चों को सुनाई। संजू भी कलेक्टर साहब की सारी बातें दिल से सुन रहा था। संजू कलेक्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया था। संजू ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह अब कलेक्टर की पढ़ाई करेगा और एक दिन एक अच्छा कलेक्टर बन के दिखाएगा। इसके बाद वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने लग जाता है। उसके पिता ने जो 5 लाख रुपए दिए थे, उनमें से पूरे 4 लाख अभी भी उसके पास बचे हुए थे। वह एक अच्छे कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाता है। उसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, जिसके दम पर उसको छात्रवृत्ति भी मिल जाती है और वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के साथ साथ एक बार उसे अपने पिता की खूब याद आती है। वह अपने पिता को वापस ढूंढने के लिए दिल्ली के उस घर पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने घर पर कोई नज़र नहीं आता है। आस पड़ोस वालों से पूछने पर उसे पता चलता है कि एक दिन कुछ गुंडे आए थे जो उसके पिता को उठा कर ले गए थे। उस दिन मोहल्ले में काफ़ी हल्ला हुआ था, जिसके बाद से उस घर पर उसके पिता कभी लौटे नहीं और यह घर भी उसके पिता ने किसी को बेच दिया था। यह सुन संजू को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। इसके बाद वह दिल्ली के कई सारे इलाकों में अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन उसके पिता कहीं नहीं मिलते हैं। वह पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की खोजबीन भी करता है, लेकिन वहाँ भी पुलिस वाले उसकी नहीं सुनते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिता नशे के आदी होंगे और इधर उधर ही होंगे। पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते। वह थक हार कर वापस कोटा आ जाता है और कुछ दिनों बाद वह उस बात को भूलकर वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लग जाता है।
अब समय परीक्षा का आ रहा था। आईएएस की पहली परीक्षा का समय आ चुका था और संजू खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई की टेबल पर अपनी माँ की तस्वीर लगा रखी थी। उसके पिता हमेशा उसकी माँ की तारीफ़ किया करते थे। संजू के सामने संजू भी अपनी माँ को याद किया करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं कैसा बच्चा हूँ, मेरे आने से पहले ही मेरी माँ चली गई। मैं कितना मनहूस हूँ कि जैसे ही इस दुनिया में आया मेरी माँ मुझसे छीन ली गई। मेरे पिता भी नशे में लिप्त हो गए और आज वह भी मेरे साथ नहीं है। वो कभी कभी खुद को भी बहुत कोसा करता था। इस बीच उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम राधा था। राधा भी वहीं पर कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। एक राधा ही थी जो संजू का काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ाती थी, उसे हर समय मोटिवेट करती थी और उसे पुराने ख्यालों से बाहर लाने का कार्य करती थी। परीक्षा का समय आ चुका था। अब संजू और राधा दोनों मन लगाकर परीक्षा देते थे और दोनों के सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए थे। और इधर रिजल्ट का समय आया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ने काफ़ी नंबर लाकर अपनी परीक्षा पास की। सबसे ज़्यादा नंबर तो संजू लाया था, लेकिन अभी तो यह केवल शुरुआत थी। आगे उनकी पूरी इम्तिहान की घड़ियां बाकी थी। समय आगे बढ़ता है और दोनों दूसरी परीक्षा भी पास कर लेते हैं और तीसरी परीक्षा की जब बारी आती है तब राधा संजू को कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। यह सुनकर संजू भावुक हो जाता है और राधा से कहता है कि मुझे कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। मैं हमेशा से अपनी दादी के पास रहा करता था। मेरे पापा काम धंधा किया करते और कभी वह मुझे अच्छे से प्रेम नहीं करते थे और वह भी नशे में लिप्त हो गए थे। धीरे धीरे मैं हमेशा अपनी दादी के पास रहा, लेकिन थोड़े साल बाद मेरी दादी की भी मृत्यु हो गई थी। हमेशा से मैं अकेला ही रहा। मुझे ना कभी माँ का प्यार अच्छे से मिला और ना ही बाप का प्यार मिला। यह सुन राधा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी। हम आगे जाकर दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे। यह सुनकर उसे अपने माता पिता की याद भी आती है। संजू राधा से कहता है कि मेरे माता पिता भी कॉलेज में ही मिले थे जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने भागकर शादी करी थी। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी माँ चली गई। राधा कहती है कि चिंता मत करो, हमारी ज़िंदगी और अच्छी होगी और मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ का भी प्यार दूंगी। कभी तुम्हारी माँ की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोनों अपनी पढ़ाई वापस शुरू करते हैं और कुछ समय बाद संजू भी राधा को प्रपोज करती है। अब फाइनल परीक्षा की बारी आ चुकी थी। उस परीक्षा में संजू काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश राधा उस परीक्षा में पास नहीं हो पाती है। राधा दुखी तो थी, लेकिन संजू पास हो गया था, उसके लिए बहुत खुश थी। संजू राधा से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और दुखी भी हूँ, लेकिन राधा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी। अभी तो और समय बाकी है, लेकिन अब तुम्हारा इंटरव्यू है। तुम केवल एक कदम दूर हो कलेक्टर बनने में और तुम्हें कलेक्टर बनना ही है। जैसे ही तुम कलेक्टर बनोगे हम दोनों शादी कर लेंगे। अपने मम्मी पापा से मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, लेकिन तुम कलेक्टर बन जाओ पहले। इसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू में संजू से काफ़ी सवाल किए जाते हैं और सारे सवालों के जवाब संजू काफ़ी अच्छे से देता है और उस इंटरव्यू में भी संजू काफ़ी अच्छे नंबर लाकर
कलेक्टर बन जाता है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो राधा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। राधा संजू को गले लगा लेती है और दोनों गले लगाकर खूब रोने लगते हैं। यह संघर्ष की जो कहानी थी अब लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अब संजू कलेक्टर बन चुका था। इसके बाद राधा अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है, लेकिन उससे पहले राधा और संजू दोनों मिलकर राधा के घर जाते हैं और उसके घर वाले भी मान जाते हैं शादी के लिए, क्योंकि कोई कलेक्टर से अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगा। इसके बाद राधा और संजू की शादी हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश राधा कलेक्टर नहीं बन पाती है। अब वह संजू का हमेशा साथ देती है। संजू अब कलेक्टर के पद पर नियुक्त हो चुका था। कुछ साल उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के विदिशा में थी और उसके बाद उसकी पोस्टिंग भोपाल ज़िले में होने वाली थी, जहां पर वह अपना पद ग्रहण करता है। वह हमेशा अपने डेस्क पर यानी अपनी कलेक्टर की टेबल पर अपनी मां का और अपनी पत्नी का दोनों का फ़ोटो हमेशा लगा के रखता है, क्योंकि एक ने उसे जन्म दिया था और दूसरी ने उसे हर पल संभाला था। राधा के आने के बाद से संजू को अपने पिता की याद भी नहीं आती थी। एक दिन संजू अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर लौट रहा था। वह रास्ते से अपनी पत्नी के लिए जलेबी लेता है। जलेबी कहीं ठंडी न हो जाए, इसके लिए संजू अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाना। तो ड्राइवर भी जल्दी करता है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गुंडों की भीड़ एक आदमी को पीट रही थी। यह देखकर संजू अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उन गुंडों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे भागते नहीं हैं, बल्कि उस आदमी को लगातार पीटते जाते हैं। यह देखकर वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकालता है और हवा में फायरिंग करता है, जिसके बाद सभी गुंडे भाग जाते हैं। कोई रुकता तक नहीं है। ऐन वक्त सभी दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसके बाद वह आदमी, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई थी, काफ़ी खून बह रहा था। जब कलेक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अंकित था, यानी कि संजू का पिता था। अंकित अपने पिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और कहता है, पापा आप। तब अंकित काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था। वह संजू को देखकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद वह अपने पिता को अस्पताल ले जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद अंकित अपने बेटों को कहता है, बेटा तू कलेक्टर बन गया। संजू कहता है, हाँ पापा मैं कलेक्टर बन गया। मैंने आपको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन आप नहीं मिले थे। मैंने काफ़ी तलाश आपको भी की थी, लेकिन आप कहीं नहीं मिले थे। इसके बाद अंकित कहता है कि हाँ बेटा, मैं तुमसे दूरी बना चुका था। संजू के पूछने पर अंकित कहता है कि बेटा मैंने तुमसे इसलिए दूरी बनाई थी क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका असर पड़े। और देखो मैं दूर गया तो आज तुम कलेक्टर बन गए। इसके बाद संजू ने अपने पिता से पूछा, पापा वो गुंडे आपको मार क्यों रहे थे और आखिर वो गुंडे कौन थे? तो अंकित ने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसा उधार दिया था। मैं इनका उधार नहीं चुका पा रहा हूँ, जिसके लिए वह लोग मुझे मार रहे हैं और पीट रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने पिता का इलाज करवाते हैं और उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। राधा संजू के पिता को देखकर काफ़ी खुश होती है। संजू कहता है, पापा ये मेरी पत्नी है। और इसके बाद अंकित संजू के साथ ही रहने लग जाता है और लास्ट में संजू अपने पिता को मारने वाले के एक एक गुंडे को
उनकी तलाश करता है और उनको रिमांड पर लेता है और अपना सारा कर्जा यानी कि अंकित का सारा कर्जा भी वो चुका देता है। अब संजू के पिता अंकित धीरे धीरे सुधर रहे थे और उन्होंने नशा भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये जो घटना है इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? इस घटना की जो शुरुआत थी जिस स्थिति में हुई थी और इसका जो अंत है जिस स्थिति में हुआ, इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग है और मनोरंजक ज्ञानवर्धक जो कहानियां हैं निरंतर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। और ये जो कहानी है, ये कहानी चाहे सच्ची घटना पर आधारित हो या कोई मनगढ़ंत घटना पर आधारित हो, आपका यह उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपका यह उद्देश्य रहना चाहिए कहानी कोई भी हो, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो हर कहानी से हमें कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप खुश रहें और आप अपने जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।